हेलो फ्रेंड्स, आज अगेन हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं और इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से आप अगेन सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट जिस प्रकार से डिक्लेयर हो रहे हैं इसके बारे में आप समझोगे कि फाइनेंशियली जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं तो उसके बाद में इन स्टॉक्स के अंदर किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है आने वाले समय में। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर टीसीएस का चार्ट दिख रहा होगा और इससे पहले भी हमने रिलायंस के ऊपर ऑलरेडी एक फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाया है और तो उसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो अवेटेड है। और यहाँ पर हमने टीसीएस को लिया है क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है, तो हमने सोचा कि इसी के ऊपर एक वीडियो बना के आपको कुछ सिखाते हैं। तो टीसीएस का रिजल्ट आप सभी को मालूम है कि 9 तारीख को आया है और 9 तारीख के बाद में इसके अंदर किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है नेक्स्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम जाएंगे और वहाँ पर उसकी डाटा को देखेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार से सेल्स और प्रॉफिट्स हुए हैं। तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ गए हैं और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको सर्च करना है कुछ ये वाले बॉक्स के अंदर टीसीएस। ओके, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टीसीएस। तो आपको इस प्रकार से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आएगी और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और इस लेवल पर, इस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको दिखता है बार, इस मेनू बार पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे कि शेयर होल्डर्स पैटर्न के बारे में हम चले देख लेते हैं कि इसके अंदर किनकी कितनी होल्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर में जाने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स के पास में 72% के शेयर्स हैं, तो इन्होंने ज़्यादा जो अपने शेयर्स हैं वो मार्केट में नहीं उतारे हैं। 72% प्रोमोटर के खुद के पास में है। अब ये प्रोमोटर कौन कौन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि इनके अंदर कौन कौन से प्रोमोटर्स है, उन्हें कैसे देखा जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और सेकेंड थिंग हम इसके अंदर देख रहे हैं, एफआई के पास में 15.85% के शेयर्स होल्डिंग करे हुए हैं और डीआई के पास में 8.66% के शेयर्स हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि टीसीएस के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एफआईआई ने किए हैं और डीआई ने उससे कम किए हैं। तो जब भी अगर एफआई इस स्टॉक में से निकलेगा तो हो सकता है इसके चार्ट के अंदर में बेरिशनेस नीचे की ओर आने की कोशिश होगी। ओके, तो चलिए यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि प्रोमोटर्स यानी कि स्टॉक तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर जो प्रोमोटर्स ने अपनी अच्छी खासी शेयर्स की अपने पास रखे हुए हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आप थोड़ा नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में भी 2.51% के शेयर्स की होल्डिंग यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर देखने के लिए बाद में हमने जैसे कि प्रोमोटर्स को देखना है कि कौन कौन से प्रोमोटर है, तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है प्रमोटर हैच आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर कौन कौन प्रोमोटर्स हैं उनकी सारी जन्म कुंडली आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मैंने उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास में लगभग, इन क्वांटिटी को आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी क्वांटिटी उनके पास में है। और टाटा इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड के पास में भी लगभग कितने शेयर्स है। तो ये सब जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सब कौन है, ये सब प्रमोटर्स हैं और इन प्रमोटर के पास में इतने शेयर्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ डिक्लेयर करती है तो एक शेयर की क्वांटिटी रहती है। ओके, तो वो कंपनी पे डिपेंड रहता है कि वह कितने शेयर्स मार्केट में दे सकती है अपनी टोटल शेयर में से, टोटल शेयर क्वांटिटी में से। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो टाटा टीसीएस है इसमें से इन्होंने 72% शेयर्स अपने खुद के पास रखे हुए हैं, ओनली यहाँ पर 28% शेयर्स ही मार्केट में उतारे हैं।
तो बहुत अच्छी बात है कि कोई सी कंपनी ज़्यादा लोगों के पैसे नहीं ले रही है। तो अब इसे देखने के लिए अब हम फाइनेंशियल्स पे जाते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके किस प्रकार के रिजल्ट पिछले क्वार्टर्स में आए हैं और वहाँ से हम इसमें कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइनेंशियल पे क्लिक किया है और फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद में क्वार्टरली यहाँ पर रिजल्ट आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको मार्च महीने का, जून महीने का, दिसंबर महीने का सारे क्वार्टरली रिजल्ट बेसिस पर उनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हम क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रेडिक्शन लगाना है तो हमें अपना इसका फ्यूचर प्राइस आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हमें पास्ट को देखना पड़ेगा कि पास्ट में इसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो हम मार्च महीने में देखते हैं, जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो यहाँ पर जब टोटल सेल्स हुई थी तो अच्छी खासी यहाँ पर एक सेल्स हुई थी। ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो इसके अंदर 39,000 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद में इसका जब नेट प्रॉफिट के ऊपर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ओवरऑल इसके अंदर 8,000 करोड़ का यहाँ पर इसे प्रॉफिट एवरी 3 मंथ के अंदर होता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च मंथ के अंदर इसे जो प्रॉफिट हुआ था वो 8,000 करोड़ का हुआ था अराउंड, और यहाँ पर जो जून मंथ का निकला है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसे 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स इसे 1,000 करोड़ का इस बार लॉस हुआ है। ओके, तो इससे यह फर्क नहीं पड़ता है कि 1,000 करोड़ का अगर लॉस हुआ है तो ये टोटल लॉस में नहीं, ये ओवरऑल 3 मंथ के अंदर ये प्रॉफिट में है। ओके, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है वो हम थोड़ा चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। अगर इसे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और इसके अंदर भी इसने इतना अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, तो दैट इज गुड फॉर दिस कंपनी। जून मंथ का आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है कि इसने थोड़ा सा कम प्रॉफिट किया है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट में ही है। तो अब हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के ऊपर इसके अंदर किस प्रकार के सिनेरियोस बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर हम इसमें समझेंगे। तो हमने यहाँ पर TCS का चार्ट खोल लिया है और TCS का ये आपको 3 मंथ का मैंने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है ये एवरी 3 मंथ की आपको दिख रही होगी। जैसे अप्रैल, ये अप्रैल मंथ, मई मंथ, ये जून मंथ। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये अप्रैल मंथ का है, ये अप्रैल के बाद में मई मंथ का है और ये आपको जून मंथ का यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से जब हम पिछला क्वार्टर देखेंगे इसका, तो पिछला क्वार्टर भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, ये 3 मंथ का क्वार्टर था। और उसके पीछे जाओगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो इस प्रकार से इसके 3-3 क्वार्टर के हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस चार्ट को हमने, जैसे कि हमने यहाँ पर मनी कंट्रोल के ऊपर देखा था कि मनी कंट्रोल में हमें ये समझ में आ रहा था कि इसके अंदर ओवरऑल प्रॉफिट ही चल रहा है। ओके, मैं इस चार्ट के ऊपर आता हूँ। ओके, इससे पहले हम यहाँ से हटाते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा था कि ये हर क्वार्टर के अंदर एटलीस्ट 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तो इसके ऊपर चार्ट के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है मैं उसे यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो ये लास्ट क्वार्टर है इसका, और इसका लास्ट से लास्ट क्वार्टर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट के ऊपर मैं आता हूँ तो इससे जो प्रॉफिट हुआ था दिसंबर के अंदर आप देखोगे 8,143 करोड़ का ऐसे प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर उसका क्वार्टरली उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। कहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन? ओके, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है और मैंने इस टॉप पर इसे मार्क कर दिया है। और इस टॉप पे मार्क करने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो इस टॉप पर गया था, और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप देखोगे कि इसे यहीं से एक रिजेक्शन मिला है क्योंकि अपने टॉप पिक पे चला गया है। इसके अंदर इतना ही
हर क्वार्टर में इतना ही प्रॉफिट हो रहा था, तो ये इसी प्रॉफिट से यहाँ से नीचे की ओर गिर जाता था। दैट मीन्स अगर कोई इन्वेस्टर 3 महीने के लिए अपना पैसा लगा रहा है तो उस 3 महीने के अंदर उसने अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। वो कहाँ से खरीदेगा? वो अपने पिछले क्वार्टर को निकाला उसने, और यहाँ पर उसने अगर कहीं पर उसने एंट्री बनाई होगी तो इस लेवल से यहाँ तक आया, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हमें फ्यूचर का निकालना है, तो फ्यूचर के निकालने के लिए हमें पास्ट को ही हमें देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको जो क्वार्टर है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक आया था कौन से क्वार्टर के अंदर? जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि यहाँ से इस क्वार्टर के अंदर इसके अंदर लॉस तो बेशक इसे नहीं हुआ है, लेकिन मे भी हो सकता है कि एफआई यहाँ से निकले हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये लॉस में थोड़ा आया, और लॉस में आने के बाद में फाइनेंशियली जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में आ रहा है। तो ओके, तो इसलिए हमें मालूम पड़ रहा है कि जो टीसीएस है उसकी कंपनी के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस में थोड़ा करेक्शन हो रहा है पेंडेमिक के चक्कर में, तो यहाँ से लोगों ने तुरंत इसके अंदर माल उठाया है। देखिए नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ, यहाँ से ही इसे उठा लिया गया, इसके नीचे तक नहीं गया है प्राइस, और यहाँ से उठाने के बाद में इसे कंटिन्यू इसके अपने पिछला जो क्वार्टर का हाई था यहाँ पर आके इसे छोड़ दिया है। तो अब हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है कि यहाँ से इसके अंदर नीचे की ओर इसे आना चाहिए, क्योंकि जिसे प्रॉफिट करना है वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बुक करेगा, और बुक करेगा तो इसे नीचे की ओर करेक्शन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसे एक लाइन ड्रॉ करी है, और इसका जो हाई था ये तो पिछला क्वार्टर हो गया इसका, और ये करंट क्वार्टर के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक रेंज बन के आ गई है। ओके, एक बीच की ये रेंज आपको दिख रही है, तो हो सकता है वो इसी रेंज के अंदर भी काम करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। अब चार्ट के ऊपर तो आपको सब कुछ इजीली दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा तो मेरे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। ओके, विजुअली हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं पोजिशनली यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर यही प्राइस अगर मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए। ओके, अभी तो बहुत महंगा हो चुका है, और चार्ट के ऊपर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये वाला जो लेवल है एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से इसके नीचे आने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं पोजिशनली यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाऊँ। अगर मुझे पोजिशनली बनाना भी है तो इसका एक ये वाला जो लेवल मुझे दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें दिखने लगें। जब ये यहाँ से अपसाइड गया था तो इसके अंदर करेक्शन इस लेवल पर हुई थी, तो हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है ये एरिया एक मेजर सपोर्ट की तरह बन के इसके अंदर आने वाला है। 1890 का जो लेवल है, 1890 से यहाँ पर एक नीचे की ओर आए, और यहाँ पर जब भी उस सपोर्ट का एक फॉर्मेशन बनाए तो उसके बाद में मैं इसके अंदर एक एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये तो होती है पोजिशनली। और अगर आपको वेट कर सकते हैं, तो अगर हमको इस लेवल के पास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है पोजिशनली इसके अंदर एंट्री लेने के लिए। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में हमें इसके अंदर पोजिशनल कोई भी लेवल कोई भी एंट्री नहीं बनाना है। अब हम आते हैं कि क्या इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आया है। 9 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में 10 तारीख के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आया है, और थोड़ा सा ये ऊपर की ओर गया भी है। तो इसके अंदर दोनों टाइप की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बन रही है तो मैं उससे भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आपको आंखों से दिखना बहुत जरूरी है कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो देखिए ये लास्ट क्वार्टर था, और यहाँ से इसने एक अप मूवमेंट भी लिया है। अगर इसने यहाँ से अप मूवमेंट लिया है तो हो सकता है कि वो इस लेवल पर
आके यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन जरूर बनाएगा और हो सकता है कि यहाँ से भी ऊपर जाए, या फिर अगर हमको हमारे लेवल के पास 1890 के आसपास कहीं मिलता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे वीकली इसके अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। अब नेक्स्ट बात यह है कि इसके अंदर जब एक हाई वॉल्यूम आया है तो इसे इसके ऊपर की ओर क्लोज होना चाहिए था। ओके, या तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे 2-4 दिन के लिए क्या इसके ऊपर ये ट्रेड करता है। अगर इसके ऊपर ये कंटिन्यू ट्रेड करता है और उसके बाद में फिर एक करेक्शन आता है तो फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपने जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन के ऊपर इसे कंटिन्यू इस प्रकार से थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा इसके ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद में उसे नीचे आना पड़ेगा और नीचे जब वो आएगा फिर जाके इसके अंदर ऊपर की ओर अगर आपको कोई सा इंडिकेशन मिलता है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो सकता है कि अपने आने वाले टाइम में ही और ऊपर की ओर अपने नए लेवल्स को निकालें 2500 और 3000 के टारगेट के लिए। लेकिन फिर भी इसके लिए हमें लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पोजिशनली आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसके शॉर्ट साइड के लिए इसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, क्योंकि अब फंडामेंटली हमने इस स्टॉक को देखा तो इसके अंदर हो सकता है यहाँ से कुछ करेक्शन हो। करेक्शन होने के बाद में ये ऊपर की ओर जब जाएगा तो भी हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग साइड ट्रेड करने के लिए एंड शॉर्ट साइड दोनों के लिए। लेकिन पोजिशनली अगर आपको देखना है तो ये वाला एरिया जो मुझे दिख रहा है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एरिया दिख रहा है। तो इस एरिया के आसपास अगर ये कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसके अंदर एक एंट्री बनाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपने कुछ नया सीखा होगा और इसी प्रकार से आपको किसी भी स्टॉक के अंदर जब क्वार्टरली उसके रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके ऊपर एनालिसिस करना है। आंखों को आपको दिखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको दिखेगा तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप इसका पिछला पास्ट डाटा निकालिए तो इसी लेवल से इससे बार बार रिजेक्शन मिला है। ओके, बार बार इसी क्वार्टर से रिजेक्शन मिलता है, नीचे आता है फिर ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस बार तो बहुत अच्छा है कि इसने अपने पिछले क्वार्टर को ऊपर की ओर ब्रेक करा है और यहाँ पर ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस जोन के अंदर हम कभी भी लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि हमें इसे अच्छे अपने लेवल के आसपास आ जाए तो हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक और स्टॉक के ऊपर मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर आप आईसीआईसी बैंक के ऊपर नज़र रखिए। आईसीआईसी बैंक के अंदर एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिल सकती है, तो मैं थोड़ा सा उसे भी आपको समझा देता हूँ। आईसीआईसी बैंक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके सीखने के लिए बहुत ही अच्छा यह रहेगा। आईसीआईसी बैंक के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगर आईसीआईसी बैंक आपको 350 से 50 के लेवल पर मिलता है तो यहाँ पर आप लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ देखिए कि आप लॉन्ग साइड ही ले लीजिए 350 पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर आता है और कंसोलिडेट करता है तो उस टाइम आप 350 में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरी खुद की एनालिसिस है, मैं इसे एक ट्रेंड के ऊपर देख रहा हूँ कि ये यहाँ से इसने कुछ इस लेवल से ये अपसाइड गया था, फिर ये नीचे आके अगेन अपसाइड इसने अपना स्विंग तोड़ा है, फिर ये नीचे आके इसने स्विंग नहीं तोड़ा है ये वाला। ओके, अगर इतनी स्विंग नहीं तोड़ा है तो हो सकता है इसके अंदर अभी यहाँ पर एक करेक्शन हो रही है और ये करेक्शन अपने इस लेवल तक हो सकती है 350 तक। ओके, या फिर हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए, कोई स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं है। हमें यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर देखना पड़ता है कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मार्केट किस प्रकार से चल रहा है, न्यूज किस प्रकार से है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उन सबको देखकर इसके अंदर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें हमारी रिसर्च, हमें हमारी स्टडी तैयार रखनी चाहिए कि हम किन किन स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 350, 352, 53 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड जाए और आपको एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, हो सकता है इस स्विंग को तोड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर ये वाला जो स्विंग आपको दिख रहा है ये स्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है, इसे तोड़ना फिलहाल तो आईसीआईसी बैंक के लिए बहुत ही मुश्किल है और अगर इसे टच भी करता है तो इसके अंदर एक करेक्शन आ सकता है ऊपर की ओर। ओके,
तो आपको यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, हर स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी है जो कि आपकी वॉच लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। 5 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बताने की कोशिश करूँगा और आप भी इसी प्रकार से अपनी एनालिसिस कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम ICICI बैंक जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इसी लेवल से कंटिन्यू नीचे की ओर आया है और नीचे की ओर आने के बाद में हो सकता है ये अपने इस लेवल से अप साइड जाए और अप साइड जाने के लिए बहुत सारे इंडिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हो सकता है यहाँ से जैसी कैंडल बनेगी तो उसे एक रिजेक्शन मिले, तुरंत रिजेक्शन मिले, थोड़ा नीचे आए तो उसके बाद में आप एक एंट्री लेकर अपना जो भी इसके अंदर स्टॉक का 1% 2% आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। और बहुत से फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि वो मुझसे सीखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ कि इससे पहले मैं वेबिनार ऑर्गेनाइज किया करता था, लेकिन मैंने वो सभी बंद कर दिया है क्योंकि आई थिंक यहाँ पर बहुत से न्यू मेंबर जुड़े हुए हैं तो उन्हें ये सब मालूम नहीं है। पुराने जो मेंबर है उन्हें मालूम होगा। तो मैं इससे पहले वेबिनार लिया करता था, आज से 5-6 महीने पहले लिया करता था, लेकिन कुछ गलत लोगों के कारण मैंने यह वेबिनार भी बंद कर दिया है क्योंकि कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने जो मैं वेबिनार में उनको सिखा रहा था उन्होंने उसकी एक स्ट्रेटेजी बना के उन्हें लोगों को सेल करने का काम शुरू कर दिया। तो मैंने इसलिए सारे वेबिनार बंद कर दिए थे और अपना जो टेलीग्राम चैनल था मैंने वो भी बंद कर दिया था। वहाँ पर भी मैं जो ये चार्ट होते थे इन चार्ट के ऊपर मार्किंग कर कर पोस्ट कर देता था, तो वहाँ से भी बहुत से लोग प्रॉफिट करते थे, लेकिन वो सब मैंने बंद कर दिया है। और कोर्स के बारे में डिस्कस करना है तो मैं कोर्स बिल्कुल भी किसी को नहीं यहाँ पर सिखाता हूँ, किसी को भी पेड कोर्सेस नहीं देता हूँ। अपनी जो एजुकेशन है जो मैं यहाँ पर फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप यहाँ पर फ्री में सीख सके। बहुत से लोग हैं जो कि सिखा रहे हैं तो आप उनसे सीख सकते हो। मेरे द्वारा कोई भी पेड कोर्सेस यहाँ पर नहीं चलाया जाता है। ओके, आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं कुछ वेबिनार ऑर्गेनाइज करूँ। ओके, फिक्स नहीं है, हो सकता है मैं करूँ, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दूँगा। तो आशा करता हूं कि आपको आपके जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा कि मेरे द्वारा कोई पेड कोर्सेज नहीं चलाया जाता है। जो भी है, देखिए टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको स्पेशली कुछ क्लासेस लूँ और सिखाऊं, क्योंकि आपसे अगर आपको मुझे क्लास देना है तो उसके लिए मुझे भी टाइम निकालना पड़ेगा और आपको प्रॉपरली उस चीज़ को सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सी एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, लाइक कोई सा इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, आपको एक दिन के वेबिनार के अंदर या एक दिन के क्लास के अंदर सब कुछ बता दूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट को आपको डीपली अंदर से सीखना पड़ता है। ओके, इसके लिए टाइम लगता है, आपको एटलीस्ट 6 से 7 मंथ लगेंगे डीपली फंडामेंटली स्टॉक को सीखने के लिए। आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो यहाँ पर आपको जो बताता हूँ ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ताकि आप यहाँ से भी अगर आप अपनी स्टडी को तैयार करोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं। और मार्केट बहुत बड़ा है, एक समुद्र है, तो समुद्र के अंदर से आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए और वहाँ से ही आपका धीरे धीरे प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर मैं किसी प्रकार का एक आध वेबिनार ऑर्गेनाइज करूँगा तो आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा और उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स है वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे एक न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।